इंदुरिया टाइम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय इंदुरिया टाइम्स की जो टीम है वो मौजूद है खाटू श्याम जी में, और खाटू श्याम जी में हर उस शख्सियत को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं जो कोविड की गाइडलाइन से प्रभावित होते हुए खाटू को अपने एक नए अंदाज में देखना चाहती हैं, या उन आने वाले श्याम भक्तों को आगाह करना चाहते हैं कि आगे किन संदर्भों में उन्हें खाटू श्याम जी के दर्शन करने चाहिए, किन व्यवस्थाओं से जुड़कर उनको आना चाहिए और क्या कुछ व्यवस्थाएं इस समय खाटू श्याम जी में की गई हैं। जैसा कि हमने एक इंटरव्यू के दौरान आपको बताया कि नगर पालिका जो चेयरमैन हैं ममता जी, उन्होंने अपनी तरीके से बताया कि खाटू की क्या व्यवस्थाएं रही हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर नीरज कुमार, जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, अधिवक्ता हैं, पढ़े लिखे व्यक्तित्व के धनी हैं, और बात यदि की जाए तो जवान होते होते इन्होंने खाटू को भी जवान होते हुए देखा है। यानी खाटू की इस धरा में क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या मैनेजमेंट, क्या व्यवस्था, हर एक चीज़ को इन्होंने अपनी कलम से नापने का प्रयास किया है। आरटीआई के जरिए उन तमाम चीज़ों को टच किया है। तो निस्संदेह इनसे ज़्यादा बेहतर सोच श्याम भक्त के लिए कोई व्यक्ति नहीं रख सकता। मैं नीरज जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो भी कोविड की जो गाइडलाइन आई है, उस कोविड की गाइडलाइन के संदर्भ में खाटू श्याम जी का जो लक्की मेला है वो किस तरह से प्रभावित हो सकता है? नमस्कार। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोकतंत्र के चौथे मजबूत पिल्लर के रूप में खाटू श्याम जी और यहाँ के आमजन, इसके साथ यहाँ जो लाखों दर्शनार्थी आने वाले हैं फाल्गुन मेला 2021 के दौरान, उनके बारे में आप ज़मीनी हकीकत को अपने माध्यम से लोगों के सामने प्रकाशित करने जा रहे हैं। थैंक यू। अब बात करते हैं फाल्गुन मेला 2021 का और उसके ऊपर प्रभाव कोविड-19। कितना भी बड़ा आयोजन हो, आखिर व्यवस्थाएं तो अपने स्तर पे चलती हैं, चाहे कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो या फिर न्यायपालिका, सबके अपने एक निश्चित दायरे हैं। लेकिन ऐसी महामारियां जिन्होंने पूरे संसार को एक बार फिर सोचने पे मजबूर कर दिया कि हमें अपनी व्यवस्थाओं को किस प्रकार से ज़मीनी स्तर पे लागू करना है जी। और अब हम बात करते हैं खाटू श्याम जी फाल्गुन मेले की। लाखों की तादाद में आने वाले दर्शनार्थी और उनका जीवन, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने स्तर पे जो गाइडलाइन कोविड-19 के बारे में लगातार प्रसारित कर रही है, उसकी पालना के लिए जिला प्रशासन अपने स्तर पे और यहाँ की जो लोकल बॉडी है नगर पालिका और उसके सदस्य, ये सब अपने स्तर पे बहुत अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ का लोकल बॉय हूँ और एक आरटीआई कार्यकर्ता हूँ, तो मन में कई तरह के संदेह भी पैदा होते हैं कि इतना बड़ा आयोजन और उसके ऊपर कोविड का ये प्रभाव, हम अपने आप को, आने वाले दर्शनार्थियों को किस प्रकार से सकुशल उनके घर तक पहुंचता हुआ जान पाएंगे जी। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मेरी प्रशासन से, राज्य सरकार से और उन सभी नामित व्यक्तियों से जो इस मेले के आयोजन को सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से प्रयासरत हैं, एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा कि इंडियन मेडिकल काउंसिल, भारत सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसको सख्ताई से लागू करें, ताकि लोगों का जीवन, श्याम दर्शनार्थियों का जीवन बचा रहे और एक सफल फाल्गुन मेला 2021 का आयोजन समापन हो सके। नीरज जी, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने बहुत संक्षिप्त में सारी चीज़ों को समराइज कर दिया है, एक्चुअल में जो गाइडलाइन है, हम पूरी गाइडलाइन को यदि पेजों में जाएंगे तो समय बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन मेन गाइडलाइन जो प्रभावित करेगी लोगों को, जो बिल्कुल भी व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, क्या है वो गाइडलाइन जो आने वाले दर्शनार्थी को न केवल खाटू में आगमन के साथ ही प्रभावित करना शुरू कर देगी, जैसे कि भोजन व्यवस्थाओं के ऊपर अंकुश है, धर्मशालाओं की संख्या है वो घटा दी गई है, मेडिकल कैंप जैसे नहीं हैं, ऐसी वो चीज़ें जो हैं, आप उससे एक बार बताएं गाइडलाइन है क्या? जी देखिए, आज कोविड से हम जूझ रहे हैं
पिछले 12 महीनों से लगातार। आज एक प्राइमरी स्टैंडर्ड का बच्चा भी जानता है कि हमें कोविड से बचाव कैसे करना चाहिए, उसके बारे में जागरूकता सबके पास है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसे आयोजनों की, जैसा अभी फागुन मेला 2021 का होने वाला है, इसमें तादाद लाखों की होगी और ये तादाद खाटू श्याम जी में आने के बाद यहाँ पे धार्मिक आयोजन होंगे, यज्ञ होंगे, यज्ञ होंगे और प्रसाद वितरण भी होगा। हम ये परिकल्पना भी कर सकते हैं कि जो आदमी दर्शन के लिए आएगा वो खाली पेट तो आएगा नहीं, उसे भोजन भी करना है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें भी उसको संलग्न होना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो गाइडलाइन जिला प्रशासन अपने स्तर पे सबको बता रहा है, मैं ये चाहूँगा कि धर्मशाला अपने स्तर पे, होटल्स अपने स्तर पे और यहाँ की जो लोकल बॉडी है वो अपने स्तर पे, तीनों अलग अलग व्यू में अगर कोविड से बचाव के लिए जो गाइडलाइन जिला प्रशासन प्रोवाइड कर रहा है उसे आम दर्शनार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिसमें महत्वपूर्ण जो बात है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। जी, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब 2 गज की दूरी, और हम यह कल्पना करते हैं कि इतने बड़े आयोजन में 2 गज की दूरी कैसे संभव होगी। संभव ही नहीं है, बहुत व्यावहारिक बात है, प्रैक्टिकल है। या तो इसको हम एक लंबे समय में संपादित करें, जो संभव नहीं है। इसलिए इस विषय को लेकर के मैं राज्य सरकार में भी कई बार लिख चुका हूँ, जो और चैनल्स हैं उनके थ्रू भी मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का मुख्य बिंदु है इसके ऊपर जिला प्रशासन कुछ इंडिकेशन। आपने देखा आरटीआई एक्टिविस्ट अभी नीरज जी ने बताया कि गाइडलाइन की तो बात करेंगे तो बहुत बड़ी गाइडलाइन है, लेकिन पहली ही लाइन जिसे हम टैग लाइन कह सकते हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत जरूरी। माना कि स्टूडियो में अभी सारी चीजें सैनिटाइज है, पूरा तरह से स्टूडियो सेफ है, हम लोग मास्क अभी नहीं पहने हुए हैं। रीजन यही है कि बात करने में, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में हमें कहीं मास्क के जरिए कुछ व्यवधान पैदा ना हो। लेकिन पहली बात यह है कि जहां लाखों लोग होते हैं, आदमी से आदमी सट कर निकलता है, मंदिर परिसर में जो गर्भगृह में जाने के बाद तो अक्सर मीडिया ये भी बताता है कि हाथ पकड़ पकड़ के खींच करके लोगों को दर्शन करवाने होते हैं। वहां किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सकता है, एक बहुत बड़ा सवाल है। पहली चीज यही है। उसके बाद में आवास आएगा, फिर उसके बाद में भोजन आएगा, और फिर उन सबसे पहले वाला जो स्वच्छता अभियान को एक बड़ा चैलेंज होने वाला है, जिसको भी लेकर नीरज जी ने कई बार बात उठाई है, मैं उस पर भी बात करूंगा। वैसे बात चली जाती है समीक्षा के दौर में, मेले के बाद अक्सर लोग बातें करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अव्यवस्था को यदि पैदा ही ना होने दिया जाए तो बाद में समीक्षा की जरूरत नहीं रह जाती है। आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान, देश के प्रधानमंत्री का जो स्वच्छता अभियान है, उसे यहाँ चुनौती नहीं मिलती हर बार? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, कोई भी बड़ा आयोजन, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या और किसी सामाजिक विषय पर हो, जिसमें लाखों की तादाद में लोगों का एक स्थान पर एकत्रित होना स्वाभाविक है। फागुन मेला 2021 की बात करें या पहले जो संपन्न हो चुके मेले उनकी बात करें, 3 तरह के प्रबंधन होते हैं। एक तो मेले से पूर्व, एक मेले के दौरान और एक मेले के पश्चात, जिसको हम समीक्षा कह सकते हैं। मेले से पूर्व की जो प्रबंधन होते हैं वो मेला प्राधिकरण की निश्चित गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, लेकिन ये एक चिंतन का विषय है कि आपदा प्रबंधन, जिसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री विशेष तौर पर जोर देते हैं, अपने मन की बात में भी कहते हैं, आपदा प्रबंधन की दृष्टि से खाटू श्याम जी का मेला नहीं भरवाया। ये करवा सच है, क्योंकि बात करते हैं कैजुअलिटीज की, बात करते हैं भगदड़ की। अगर उन चीज़ों को ध्यान में रख के हम मेले को सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें इस विषय पर विशेष चिंतन की आवश्यकता है। जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को इस विषय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने देखा कि जहां आपदा प्रबंधन की बात आती है वहां किसी छोटे बड़े व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, देश के प्रधानमंत्री की बात को चुनौती मिलती है यहाँ पर।
और यहाँ प्रबंधन के 3 प्रकार बताते हुए आपने माना है कि मेला प्राधिकरण के द्वारा जो कुछ भी निर्णय लिया जाता है उसका यहाँ अक्षरश पालन करने की बात तो बहुत दूर छूट जाती है, उसका 50% रेशो भी पूरा नहीं होता। यहाँ तक कि व्यवस्थाओं के नाम पर बाहर से आरएसी की टुकड़ियों को यहाँ पर कमान सौंप दी जाती है। आने वाले भक्तों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लंबे झिझट के बाद भी जब वीआईपी कल्चर से दर्शन होने की स्थितियां उनके सामने आती हैं तो न केवल धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं बल्कि हर एक व्यक्ति का खाटू नरेश का कलियुगी देवता के प्रति एक तरह से सीधा सा एक संवाद उससे स्थापित होता है कि हे मेरे श्याम, हे श्याम प्रभु, तेरे दरबार में आखिर ये पक्षपात क्यों है। मैं नीरज जी आपसे आखिर में ये जानना चाहूंगा कि बेशक आपने भी 3 तरह के प्रबंधन की बात की, हम समीक्षा के दौर में भी जाएंगे, लेकिन इसका क्या एक समाधान हो सकता है। समस्या है तो समाधान जरूर है और निस्संदेह यदि मैं यहाँ पर बात करूं कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यदि खाटू के इस प्रबंधन को यदि देखा जाए तो न केवल स्वच्छता की एक मिसाल कायम हो सकता है बल्कि यहाँ की बंजर जो भूमि है जहाँ जल स्तर नीचे जा रहा है उसे भी एक तरह से प्रबंधन के अंतर्गत बहुत अच्छे तरीके से एक सोर्स ऑफ इनकम के रूप में भी जनरेट किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कचरा प्रबंधन से कैसे अपन जुड़ सकते हैं? मैं आपका जो ये विषय है कचरा प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन कह लीजिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कह लीजिए। यस। मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं उन्होंने स्वच्छता मिशन को लेकर के एक बड़ी मुहिम छेड़ी है और मैंने भी उन्हें कई बार लिखा है मेल के जरिए, ट्विटर के जरिए। खाटू श्याम जी जैसे तीर्थ स्थान जहाँ पे लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, विभिन्न आयोजन होते हैं, लंबे स्तर पे चलते हैं, वहाँ नेचुरल है कि ठोस कचरा भी एकत्रित होता है, लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक इंजीनियरिंग का भाग है जी। अगर हमने कचरे को सही तरीके से एकत्रित नहीं किया, उसका पृथक्करण नहीं किया, डिवाइडेशन नहीं किया और उसको सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा निश्चित डंपिंग के स्थान पर नहीं लेके गए और उसके बाद में उसका सुरक्षित नियम मायनों में निपटान नहीं किया तो वह कचरा इन लाखों श्रद्धालुओं के जीवन के लिए एक आघात बन सकता है, अभिशाप साबित हो सकता है। तो इस विषय पर क्योंकि मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके अलावा भी कई मीडिया कर्मी यहाँ पे हैं, कई चैनल्स हैं, लेकिन इस ठोस कचरा निस्तारण के लिए आपने इस विषय को यहाँ उजागर किया। ये एक सोचनीय विषय है कि जहाँ लाखों की तादाद में भक्तजन इकट्ठे होते हैं वहाँ उनके द्वारा जो ठोस कचरा एकत्रित होता है उसका सही निपटान उचित रीत्या हो, नियमों के तहत हो और उस ठोस कचरा निपटान से जो खाद बन के सामने आएगी उसको पहचान करके और यहाँ के विकास में उसका कंट्रीब्यूशन हो। आपने देखा बहुत नपे तुले शब्दों में नीरज जी ने अपनी बात रखी है। जहाँ तक जानकारी का सवाल है, मैं एक बार अपनी बात को समराइज करते हुए इससे पहले कि आपका धन्यवाद करूं, ये माना जाता है कि खाटू की इस धरा पर आने वाले श्रद्धालुओं का जो क्रम है, एक ऑर्डिनरी डेज में यहाँ 5000 श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करते रहे हैं। यदि बात की जाती है रविवार छुट्टी के दिन की तो वो संख्या बढ़कर 25,000 हो जाती है और बात आती है एकादशी की तो एकादशी पे वो संख्या 1 से 1.25 लाख होती है और श्याम प्रभु के जन्म दिवस की जब बात हो तो वो संख्या बढ़ के 2 से 2.25 लाख पे पहुंच जाती है। और फाल्गुनी मेले का इंतजार तो न केवल राजस्थान अपितु आउट ऑफ इंडिया भी लोग करते हैं और जब वो आते हैं तो इस लक्खी मेले की धूम 25 से 30 लाखों तक भी पहुंचती है। और कोरोना काल के इस दौरान यदि ये मेला यहाँ पर संचालित किया जाता है तो एक और जहाँ ये राजस्थान सरकार के लिए बड़ी चुनौती है तो दूसरी तरफ यहाँ जिला प्रबंधन के लिए भी अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं आवाम को ये भी बता दूं, खाटू श्याम जी का जो शेखावाटी जनपद का ये जो खाटू श्याम जी का मेला है, ये राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं उनका अपना गृह जिला है। उनके गृह जिले के अंतर्गत इस तरह के बड़े आयोजन का होना, कोविड गाइडलाइन की पूर्ति किया जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। झुंझुनू तक जब वायरस ने अपनी दस्तक दे दी है, जहां 144 लागू कर दी गई है, ऐसी स्थिति में लक्खी मेले का यहाँ पे संचालन किया जाना
आखिर किस सोच का परिचायक है सरकार का कि वो 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत जरूरी, या बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा करके केवल एक इतिश्री कर देना चाहते हैं, या व्यावहारिक रूप में देश की, प्रदेश की आवाम को बचाने की दिशा में कोई मैसेज करना चाहते हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इंदौरिया टाइम्स के लिए समय निकाला, और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे समीक्षक, आरटीआई एक्टिविस्ट, एक अधिवक्ता के अंतर्गत बीच बीच में आप इसी तरह से चैनल को अपना समय देते रहेंगे, क्षेत्र को जागरूकता प्रदान करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत